वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पे ललन सिंह का बयान आपने सुना, किस तरीके से संसद में ललन सिंह बोल रहे थे, और उनके बाहर निकलते ही जेडीयू का स्टैंड किस तरीके से बदल गया। विजय चौधरी जेपीसी में जाने की बात कहने लगे और फिर ऐसे लगने लगा कि जेडीयू का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा है। जबकि ये भी सच बात है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 12% से ज़्यादा मुसलमानों का वोट पाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अपना सेकुलर क्रीडेंशियल खोना नहीं चाहते हैं। और इसलिए आप देखिए कि जमा खान ने विरोध किया और उसके बाद क्या हुआ, सिया सुन्नी के नेताओं को बुला करके एक बैठक की गई। दरअसल जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि हम इस तरह का स्टैंड बना करके रखें कि हमारे वोटर्स हमसे जुड़े रहें, और इस कवायद में जेडीयू कई तरह की पहल कर रही है। अलग अलग जातियों के नेताओं को जोड़ भी रही है। जो जेडीयू से छोड़ करके बाहर निकले हैं उनको अपने साथ लाने का प्रयास भी कर रही है। और जेडीयू सबकी पार्टी है, मिडिल पाथ अपनाती है, उस तरह का मैसेज देने का काम भी कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद 18-19 साल सत्ता में रहने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज होती है? लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और उनके सिपा सलार कॉन्फिडेंट हैं कि हम मिशन 120 को छू लेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा प्रियदर्शी रंजन जी? क्या आपको संभव दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मिशन 120 से पहले जनता दल यूनाइटेड में जो कुछ चल रहा है उससे कई संकेत समझे जा सकते हैं। मेरा मानना है कि 120 से पहले जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल देना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, वो उन तमाम नटों को, अपने ढीले नटों को कस देना चाहती है जिसकी वजह से 2020 के चुनाव में पटखनी खानी पड़ी थी। और तीसरी नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बन करके संतोष करना पड़ा था। आज की तारीख में आप, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एनडीए की विचारधारा से दूर होता जाता दिख रहा है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के मामले में ललन सिंह ने, जो आपने जिक्र भी किया, कि भाषण दिया, पक्ष में माहौल बनाया संसद में, और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेता विजय चौधरी ने जेपीसी की बात कही और जनता दल यूनाइटेड में तमाम बैठकें हुई। यहाँ तक कि ललन सिंह संसद में एक तरफ भाषण देकर के दिल्ली से लौटे तो दूसरी ओर उनको पटना में मुसलमान नेताओं के बीच में बैठक करनी पड़ी और यह सफाई देना पड़ा कि नहीं नहीं, हम तो आप लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल बनता हुआ दिख रहा है वो एनडीए की विचारधारा से जनता दल यूनाइटेड की दूरी को दर्शा रहा है। आपने देखा होगा केसी त्यागी का त्याग पत्र, आप अशोक चौधरी के बयान को समझिए। ये यूं ही नहीं है अशोक चौधरी का बयान आना और उस पर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं की चुप्पी। कोई भी बड़ा नेता खुल करके न पक्ष में न विपक्ष में अशोक चौधरी के बोल रहा है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? यही मतलब समझा जा सकता है कि देखिए, एनडीए का आज भी हार्ड कोर कैडर अगर कोई है तो 1, 2, 3 में अगर प्रथम पर किसी को रखना हो तो एक जाति विशेष का नाम लिया जाता है, जिस जाति विशेष को नाम लेकर के अशोक चौधरी ने बड़ी ही निंदनीय बात, राजनीति में उस तरह की बात को निंदनीय ही कहा जाता है, कही जहानाबाद में। तो ये दर्शा रहा है कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का एनडीए से मुंह भंग हो रहा हो। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग होता है। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एज है और नीतीश कुमार जैसे कुशल राजनेता इस बात को भली बात ही समझते हैं कि लोकसभा में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और किसके चेहरे पर वोट आएगा। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो पूरी तरीके से मामला बदल जाता है। तो नीतीश कुमार को यह भी लग सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो होना था सो हो गया और हमारी हिस्सेदारी तो केंद्र में बहुत मिली नहीं है, और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाना है तो वे तमाम समीकरणों को टटोला जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का कोई भावनात्मक रिश्ता तो है नहीं, पूरी तरीके से व्यवहारिक रिश्ता है। और व्यवहार तब तक है जब तक सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर जनता दल यूनाइटेड को आती हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो देखा गया वो ट्रेंड जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ गया। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है उसको आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखिए। जनता नीतीश कुमार की नापसंदगी
कहीं न कहीं लोगों के बीच फैल गई है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने कही, वो कहीं न कहीं फैल गई है। और ये मध्य मार्ग अपनाने वाले नीतीश कुमार अब अपने ही बुने जाल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर यूं कहिए कि जो वो जाल बनाए थे अब वो कमजोर हो गया है, उस जाल को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं, देखिए जब तक एनडीए में हैं तब तक उन्हें जिस जाति को अशोक चौधरी ने भला बुरा कहा है, उस जाति का साथ तो नीतीश कुमार को चाहिए होगा। और उस जाति का साथ अगर नहीं चाहिए नीतीश कुमार को, तो निश्चित तौर पर उनको एनडीए से दूर होना पड़ेगा। ये दो तीन चीजें जो कड़ियां जुड़ रही हैं, वो इस तरीके से जुड़ रही हैं कि नीतीश कुमार मन कहीं ना कहीं बदल रहा है। और इस बदलाव के संकेत केसी त्यागी के त्यागपत्र, ललन सिंह को बैकफुट पर धकेला जाना और अशोक चौधरी का एक जाति विशेष को राजनीतिक तौर पर निंदा करना, और पार्टी के आला कमान नीतीश कुमार का इन तमाम मामलों पर चुप्पी, यह बता रहा है कि भारत जनता दल यूनाइटेड फिर से कोई बड़ा खेल करने वाली है। एक मैं और बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से संजय झा का उदय हुआ है, संजय झा के उदय के बाद, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। भले ही संजय झा को माना जाता है कि उनका झुकाव एनडीए के प्रति है, लेकिन उनका किसी गठबंधन के प्रति झुकाव से ज्यादा मामला है कि अपने आप को जनता दल यूनाइटेड में किस तरीके से स्थापित किया जाए। और उस फितरत में जो उसकी पूरी प्रक्रिया है, अपने आप को स्थापित, संजय झा को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ जो पुराने जनता दल यूनाइटेड के हार्डकोर रहे हैं, उनसे अब दूरियां बनती हुई दिख रही हैं। चाहे ललन सिंह के करीबी लोग हों, ललन सिंह के करीबी लोगों में आप नाम ले लीजिए, केसी त्यागी और ललन सिंह की भी अच्छी बनती है, उनका भी नाम आप ले सकते हैं। हालांकि केसी त्यागी ने हाल के दिनों में एनडीए के खिलाफ स्टैंड लिया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही दबाव बनाया हो जनता दल यूनाइटेड पर कि नहीं, केसी त्यागी को देखिए, कुछ दिन के लिए शांत करें।